स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सीएम सम्राट चौधरी ने किया हवाई सर्वेक्षण। कहा विक्रमशिला सेतु की मरम्मत तेजी से करें, गुणवत्ता से समझौता हुआ तो फिर खैर नहीं। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विक्रमशिला सेतु की स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पुल की मरम्मत का काम तेजी से किया जाए और किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गुणवत्ता से समझौता हुआ तो फिर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान प्रशासनिक टीम भी उनके साथ मौजूद रही और पूरे हालात की समीक्षा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सेतु की खराब स्थिति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति को देखने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने बंगाल में जीत को बताया काला दिन, भर के सांसद भोला सिंह ने बोला हमला। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जीत को काला दिन बताते हुए अपनी नाराजगी जताई है, जिसके बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस टिप्पणी के बाद अलग अलग दलों के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और माहौल काफी गरमाया गया है। जहां आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता ने तीखा हमला बोला है। दरअसल अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव के भाजपा के जीतने पर कहा कि ये आज का दिन एक काला दिन है, क्योंकि आज भाजपा ने पश्चिम बंगाल जीता है। ये जीता नहीं है बल्कि ज़बरदस्ती इसको हथियाने की कोशिश की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या सच में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत हासिल की है या फिर साजिश के तहत जीता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममता बनर्जी की हार पर सांसद पप्पू यादव बोले अब हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार पर सांसद पप्पू यादव का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस नतीजे के बाद अब उनके जैसे नेताओं को अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने संकेत दिया है कि चुनावी परिणामों ने कई पुराने समीकरणों को बदल दिया है। जहां उनका कहना है कि जनता का मूड बदल रहा है और फिर ऐसे में नेताओं को भी अपने तरीके और फिर मुद्दों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस बयान को आने वाले समय की राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के बयान बताते हैं कि चुनावी नतीजों का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि अन्य राज्यों की राजनीति पर भी पड़ता है। जहां अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव और फिर अन्य नेता आगे किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं और बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं। चुनाव हारने के बाद सीएम ना दे इस्तीफा तो क्या होगा? क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता? दरअसल बात है कि चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं कि अगर कोई सीएम पद नहीं छोड़ता है तो फिर क्या होता है। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जहां उनका कहना है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि उनकी पार्टी की जीत नहीं हुई बल्कि बीजेपी की जीत हुई, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर सीएम पद से वो इस्तीफा नहीं देती है तो फिर संविधान क्या कहता है? तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना जरूरी होता है। अगर बहुमत नहीं रहता तो फिर नैतिक और फिर संवैधानिक रूप से इस्तीफा देना अपेक्षित होता है। हालांकि कई बार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण देरी भी देखी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधित मुख्यमंत्री से विधानसभा में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। अगर सीएम बहुमत साबित नहीं कर पाते तो फिर राज्यपाल उन्हें पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में ये पूरी प्रक्रिया संविधान और नियमों के तहत तय होती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार वही चलाए जिसके पास जनता की प्रतिनिधियों का समर्थन हो। मौसम बना मौत का कारण। बिहार में तेज बारिश से 12 लोगों की गई जान, सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान।
दरअसल बात यह है कि बिहार में खराब मौसम एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। तेज बारिश और फिर आंधी के कारण बिहार के अलग अलग इलाकों में हादसे हुए हैं, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और फिर डर का माहौल है, क्योंकि लगातार बदलता मौसम लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर बिजली गिरने, पेड़ टूटने और फिर पानी भरने की वजह से हादसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखा गया है, जहाँ पर लोग खुले में काम कर रहे थे और फिर अचानक मौसम बिगड़ने से इसकी चपेट में आ गए। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं और फिर उनका इलाज जारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं और लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बिहार के लिए गेम चेंजर बनेगी बंगाल में बीजेपी सरकार, जाने कैसे बदलेंगे बिहार के हालात। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब इसका असर बिहार की राजनीति और फिर विकास की पर भी देखने को मिल सकता है, जहां दोनों राज्यों की भौगोलिक और फिर आर्थिक कनेक्टिविटी को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये बदलाव बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जहाँ राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो फिर विकास परियोजना और फिर बुनियादी ढांचे पर काम तेजी से हो सकता है। खास करके सड़क, रेल और फिर व्यापार से जुड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे बिहार को सीधा फायदा मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके का तालमेल राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करता है और फिर क्षेत्रीय विकास को नई गति देता है। अगर योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर आने वाले समय में बिहार के आर्थिक और फिर बुनियादी हालात में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। विक्रमशिला सेतु टूटा, ब्लैक स्टोन के दाम 20% तक बढ़ने की आशंका। उत्तर बिहार में घर बनाना होगा महंगा। दरअसल बात यह है कि बिहार में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने का असर अब आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। खबर है कि पुल टूटने के कारण ब्लैक स्टोन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे यानी कि काला पत्थर, जी हाँ, जैसे इसके दाम 20% तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर उत्तर बिहार में अब घर बनाने की लागत पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रमशिला सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ इसके प्रभावित होने से ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है और फिर निर्माण सामग्री समय पर नहीं पहुँच पा रही है। इसी वजह से बाजार में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो फिर निर्माण कार्य और महंगा हो सकता है, जहाँ इससे आम लोगों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि सप्लाई को सामान्य करने के लिए जल्द कदम उठाया जाए। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगा ब्रेक, ट्रांसफर पॉलिसी होगी फिर से तैयार, अभी और करना होगा इंतजार। यह बिहार शिक्षा विभाग में होगा बड़ा बदलाव। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है, जब बिहार सरकार अब ट्रांसफर पॉलिसी को दोबारा तैयार करने की योजना बना रही है, जिसके कारण शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई ट्रांसफर पॉलिसी को अधिक पारदर्शी और फिर व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि तबादले में किसी तरह की गड़बड़ी या फिर शिकायत की गुंजाइश ना रहे, इसलिए पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से भविष्य में ट्रांसफर प्रक्रिया ज़्यादा निष्पक्ष और फिर आसान हो सकती है। हालांकि फिलहाल शिक्षकों को कुछ समय तक इंतजार करना होगा, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी शाह की मौजूदगी में बिहार कैबिनेट विस्तार, एक खास कारण से इतिहास रचेगा गांधी मैदान। दरअसल बात यह है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है और इस बार ये कार्यक्रम खास होने वाला है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर के राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के गांधी मैदान में इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी में है। जहाँ खास बात यह है कि ये समारोह अपने पैमाने और स्तर के कारण एक नया रिकॉर्ड बना सकता है, जिससे इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। सुरक्षा से लेकर के व्यवस्थाओं तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के बड़े आयोजन से सरकार अपनी राजनीतिक ताकत और फिर एकजुटता का संदेश देना चाहती है। साथ ही ये कैबिनेट विस्तार आने वाले समय की रणनीति को भी दर्शाएगा, जिससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अब चेहरा बताएगा कौन आया स्कूल, फेस रिकॉग्निशन से बिहार में दर्ज होगी गुरुजी शिक्षक बच्चों की अटेंडेंस। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। अब स्कूलों में
शिक्षकों और फिर छात्रों की उपस्थिति फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए दर्ज की जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद अटेंडेंस सिस्टम को पारदर्शी और फिर सटीक बनाना है ताकि कोई भी बिना स्कूल आए उपस्थित ना दिख सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकनीक के लागू होने से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और फिर शिक्षकों और फिर छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। अब रजिस्टर्ड या फिर मैनुअल उपस्थिति की जगह डिजिटल सिस्टम काम करेगा, जिससे गड़बड़ी की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की तकनीक से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार आ सकता है, जहाँ इससे न सिर्फ पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा बल्कि स्कूलों में जवाबदेही भी बढ़ेगी और सरकार को रियल टाइम डेटा मिल सकेगा, जिससे योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। बिहार के 71,000 स्कूलों में नया नियम, मिड डे मील योजना में सख्ती, 1 माह में भरनी होगी रिक्ति। दरअसल बात यह है कि बिहार के करीब 71,000 स्कूलों में मिड डे मील योजना को लेकर के नया नियम लागू किया गया है। सरकार ने इस योजना में सख्ती बरतते हुए निर्देश दिया है कि जहां भी पद खाली है उन्हें 1 महीने के भीतर भरना होगा। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्कूलों में कुक और फिर सहायकों की कमी के कारण मिड डे मील योजना ठीक से संचालित नहीं हो पा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय सीमा तय की है ताकि सभी स्कूलों में नियमित और फिर सही तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जब विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से योजना की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। साथ ही इससे स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मिड डे मील योजना बच्चों को स्कूल से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। बिहार में 11वीं में एडमिशन की पहली लिस्ट जारी, OFSS वेबसाइट पर चेक करें। दरअसल बात यह है कि बिहार में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए पहले मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। छात्र अब OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों के लिए ये एक बड़ी खबर है, जिससे एडमिशन प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगा। बिहार पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति, सीएम सम्राट चौधरी ने किया भव्य स्वागत। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक खास अंतर्राष्ट्रीय दौरे के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद उनका स्वागत किया और इस मौके को बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, खासकर कि व्यापार, निवेश और फिर सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के बातचीत हो सकती है, जिससे बिहार को भी विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। इस तरह के दौरे से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूती मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी प्रतिनिधियों का बिहार आना बिहार के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे निवेश के रास्ते खुल सकते हैं और पर्यटन और फिर अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आने वाले समय में बिहार के विकास को नई गति मिल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का 7 मई को होगा विस्तार, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल बात है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के इंतजार खत्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का कैबिनेट विस्तार कल 7 मई को होने वाला है, जिसके लिए पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर के राजनीतिक और फिर प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैबिनेट विस्तार में गठबंधन के सभी दलों को ध्यान में रखते हुए मंत्री पदों का बंटवारा किया जाएगा। बीजेपी, जेडीयू और फिर अन्य सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार मजबूत और फिर स्थिर बनी रहे। इसको लेकर के अंतिम सूची, अंतिम लिस्ट पर मंथन जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कैबिनेट विस्तार सरकार की आगे की रणनीति को तय करेगा। नए मंत्रियों के शामिल होने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है और इससे बिहार के विकास कार्यों को भी गति मिल सकती है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब ऑनलाइन, घर बैठे मिलेगी मिठास, देश विदेश तक पहुंचेगी खुशबू। दरअसल बात है कि बिहार की प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है, जिससे लोग घर बैठे इस खास फल का आनंद ले सकते हैं। ये पहल किसानों और फिर व्यापारियों के लिए एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, यह क्योंकि अब उनकी उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगी। जब लंबे समय से अपनी मिठास और खुशबू के लिए मशहूर ये लीची अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसानी से पहुँच सकेगी। इससे बिहार के इस खास उत्पाद को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है और बाजार भी काफी बड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन बिक्री की इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनका फसल सही दाम पर मिल सकेगा, जिसकी इसके लिए बेहतर पैकेजिंग और फिर तेज डिलीवरी सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। बिहार के रितेश तिवारी ने बंगाल में रचा इतिहास, ममता बनर्जी की पार्टी के प्रत्याशी को हराया।
दरअसल बात है कि बिहार के रहने वाले रितेश तिवारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके सभी को चौंका दिया है, जिससे उनकी जीत काफ़ी चर्चा में आ गई है। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत भी बताया जा रहा है। इस परिणाम ने यह दिखा दिया है कि अब क्षेत्रीय सीमाएं उतनी मायने नहीं रखती और नेता दूसरे राज्यों में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश तिवारी ने चुनाव में मजबूत रणनीति और फिर लगातार जनसंपर्क के जरिए अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया और जनता के बीच सक्रिय रहकर के भरोसा जीतने में सफलता पाई है। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद उनके समर्थकों में उत्साह है और इसे एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यूपी से बिहार तक आफत की बारिश, 44 लोगों की गई जान। दिल्ली एनसीआर में आज तूफान की चेतावनी। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक तेज बारिश और फिर खराब मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। अलग अलग राज्यों में हुई घटनाओं में 44 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर आंधी, बिजली गिरने और फिर तेज हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 8 पुराने और 3 नए चेहरे होंगे शामिल। दरअसल बात है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई है और अब संभावित नामों को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है। खबर है कि जेडीयू कोटे से कुल 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें 8 पुराने और 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस संभावित लिस्ट को लेकर के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और सभी की नज़र अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के भीतर अनुभव और फिर नए चेहरे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। जब पुराने मंत्रियों को उनके अनुभव के आधार पर मौका दिया जा सकता है, जबकि नए चेहरे को शामिल करके संगठन को ताजगी देने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस संतुलन से सरकार को मजबूत और फिर प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कैबिनेट विस्तार सरकार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। नए और फिर पुराने नेताओं का मिश्रण प्रशासनिक कामकाज को गति दे सकता है और जनता के बीच सरकार की पकड़ को मजबूत कर सकता है। अब देखना होगा कि अंतिम लिस्ट में किन किन नामों को जगह मिलती है और इसका राजनीतिक असर क्या होता है। केरल में मुस्लिम लीग की युवा नेता फातिमा ताहिलिया ने कैसे रचा इतिहास, जाने पूरी कहानी। दरअसल बात है कि केरल की राजनीति में एक नया नाम तेजी से चर्चा में आया है, जहां पर मुस्लिम लीग की युवा नेता फातिमा ताहिलिया ने अपनी उपलब्धि से इतिहास रच दिया है। कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नई पीढ़ी भी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। उनकी इस उपलब्धि को महिला सशक्तिकरण और फिर युवा नेतृत्व के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फातिमा ताहिलिया ने अपनी मेहनत, स्पष्ट सोच और फिर जनता के साथ मजबूत जुड़ाव के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया और फिर लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहकर के अपनी पहचान बनाई है। इसी का परिणाम है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और फिर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिससे उनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की सफलता राजनीति में बदलाव का संकेत देती है, जहां पर युवा और फिर महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे ये भी साफ होता है कि अब नेतृत्व के लिए अनुभव के साथ साथ नई सोच और फिर ऊर्जा को भी महत्व दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे और भी नए चेहरे राजनीति में उभर सकते हैं, जो बदलाव की दिशा तय करेंगे। बंगाल में मिली हार के बाद क्या करे ममता दीदी, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दी बड़ी सलाह। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और फिर अब अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार के बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने उन्हें बड़ी सलाह दी है, जिसे लेकर के सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। इस बयान ने विपक्ष और फिर सत्ताधारी दलों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वारिस पठान ने कहा है कि हार के बाद नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए और जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया है कि बदलते राजनीतिक माहौल में रणनीति में बदलाव लाना जरूरी है, ताकि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इस बयान को ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक सलाह के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी हार के बाद इस तरह की सलाह आम होती है, लेकिन इसका असर आगे की राजनीति पर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी भी नेता के लिए ये जरूरी होता है कि वे अपनी रणनीति की समीक्षा करें और फिर जनता के मुद्दों पर फोकस बढ़ाएं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस तरीके की सलाह पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। गुंडे घुसे मुझे पीटा,
भवानीपुर में हार पर ममता बनर्जी का सनसनीखेज दावा, फोन कॉल वायरल। दरअसल बातें हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। भवानीपुर सीट पर हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। इस कथित फोन कॉल के वायरल होने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल ऑडियो में ममता बनर्जी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि कुछ गुंडे उनके घर में घुसे और उन्हें पीटा। हालांकि इस दावे की पुष्टि को लेकर के अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों और फिर सत्ताधारी नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई। इससे पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरोप और फिर वायरल ऑडियो चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना सकते हैं। ऐसे में मामले में सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी होता है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और फिर किसी भी तरीके की अफवाह या फिर भ्रम न फैले। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस मामले में आगे क्या जाँच होती है और क्या निष्क्रिय निकलता है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी से केरल में कौन जीत गया, कितने वोट मिले, जानिए। तीसरे नंबर पर रही बीजेपी। दरअसल बातें हैं कि केरल की राजनीति में इस बार एक दिलचस्प नतीजा सामने आया है, जहां पर बिहार की पार्टी आरजेडी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। केरल की एक सीट पर आरजेडी समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जिससे पार्टी को राज्य से बाहर भी बड़ी सफलता मिली है। इस जीत ने राजनीतिक हलकों में सबको चौंका दिया है, क्योंकि आरजेडी मुख्य रूप से बिहार की पार्टी मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक रहा और आरजेडी उम्मीदवार ने अच्छी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। वोटों के आंकड़े भी चर्चा में हैं, जहां पर विजेता उम्मीदवार को मजबूत जन समर्थन मिला है। वहीं पर दूसरी ओर और तीसरे स्थान पर अन्य प्रमुख दलों के उम्मीदवार रहे हैं, जिनमें बीजेपी तीसरे स्थान पर रही है। ये नतीजा केरल की बदलती राजनीतिक तस्वीर को भी दिखाती है, जहां पर कई राज्यों की पार्टियां अब अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जीत आरजेडी के लिए एक बड़ा संकेत है कि वे अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये एक सीट की जीत है, लेकिन इससे पार्टी का मनोबल जरूर बढ़ेगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी अन्य राज्यों में भी इसी तरह सफलता हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। कोई एक वोट से जीता तो किसी ने रिकॉर्ड बना दिया, चुनावी राज्यों की सबसे बड़ी और छोटी जीत। दरअसल बातें हैं कि चुनावी नतीजों में इस बार जीत और फिर हार का अंतर कई जगह बेहद चौंकाने वाला रहा है। कुछ उम्मीदवारों ने बहुत कम अंतर, यहाँ तक कि सिर्फ एक वोट से जीत हासिल की है, जबकि कुछ जगहों पर रिकॉर्ड तौर बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई है। जो ये नतीजा दिखाते हैं कि लोकतंत्र में हर एक वोट कितना अहम होता है और छोटी सी भी चूक पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकती है। इस तरह के मुकाबले ने चुनावी राज्यों की राजनीति को और रोमांचक बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीटों पर जीत का अंतर इतना कम रहा कि आखिरी वोट तक स्थिति साफ नहीं थी, जब वहीं पर दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों ने लाखों वोटों के अंतर से जीत दर्ज करके मजबूत पकड़ दिखाई है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु जैसी पार्टी सीटों पर एक वोट से जीत की खबर सामने है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ये घटना बताते हैं कि चुनाव में हर वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नतीजे मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और चुनावी प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। छोटी जीतें जहां पर रोमांच बढ़ाती है, वहीं बड़ी जीतें राजनीतिक ताकत का संकेत देती है। कुल मिलाकर कि ये चुनावी परिणाम लोकतंत्र की उस सच्चाई को भी फिर से मजबूत करते हैं कि हर वोट की अपनी एक अहमियत होती है और फिर वही जीत हार तय करते हैं। बिहार के लिए अगले 4 दिन भारी आंधी बारिश और फिर ओले गिरने का अलर्ट। दरअसल बातें हैं कि बिहार में मौसम का एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। अगले कुछ दिनों तक लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 4 दिन तक तेज आंधी बारिश और फिर कई जगहों पर ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बिजली गिरने और फिर तेज हवाओं का भी खतरा बना रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कई जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को खुले स्थान से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौसम परिवर्तन का असर खासकर कि उत्तर और फिर मध्य बिहार के जिलों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जब खेतों में काम करने वाले किसानों और फिर खुले में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। तेज बारिश और फिर ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ गई है। जब विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के बदलता मौसम प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है, लेकिन इसकी तीव्रता कई बार अचानक बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आने वाले 3-4 दिन बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम कभी भी तेज रूप ले सकता है और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है।
बिहार में बनाए जाएंगे 6 पीपा पुल, इन 3 जिलों को किया गया सेलेक्ट, जानिए मकसद। दरअसल बात है कि बिहार में गंगा नदी के पार आवागमन को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में कुल 6 पीपा पुल बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे लोगों को नाव पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के लिए 3 जिलों को चुना गया है, जहां पर इन पुलों का निर्माण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि नदी के दोनों किनारे के बीच संपर्क और मजबूत किया जाए ताकि लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा पीपा पुल पटना जिले में बनाए जाएंगे, जबकि भोजपुर और वैशाली में भी एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है। कई स्थानों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होने की बात सामने आई है। इन पुलों के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और फिर बाढ़ के समय भी आवागमन में राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर व्यापार जैसी जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान की जाएगी। आने वाले समय में इन पीपा पुलों से स्थानीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। 9 मई को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दी जानकारी। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में नई राजनीतिक सरकार के गठन को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने की है। यह कार्यक्रम राज्य की सत्ता परिवर्तन प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है और इसे लेकर की तैयारियां तेजी से चल रही है। जहाँ सामिक भट्टाचार्य ने इस तारीख की जानकारी देते हुए कहा कि इसी दिन नई सरकार शपथ लेगी। बिहार पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। अब इस बीच एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये इनकाउंटर वाला काम खत्म होना चाहिए। दरअसल बात है कि किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। मुद्दा है पुलिस की सख्त कार्रवाई और कथित एनकाउंटर। जहाँ एक तरफ पुलिस कह रही है कि अपराधियों पर नकेल कसना जरूरी है, तो दूसरी तरफ अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून के नाम पर सीधे गोली चलाना सही है। अख्तरुल ईमान ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है और फिर एक बड़ा सवाल दाग दिया है कि क्या देश का न्यायिक तंत्र खत्म हो गया है। यानी कि मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा का भी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा जरूर मिले, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। कोर्ट है, कानून है, जज है, फैसला वही होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़े तो अदालत फांसी की सजा भी दे सकती है, लेकिन बिना सुनवाई, बिना ट्रायल किसी की जान लेना यह कानून के खिलाफ है। अख्तरुल ईमान ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में कानून का राज होना चाहिए, ना कि डर का माहौल। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि आम आदमी अगर अदालत का आदेश नहीं माने तो उसे सजा मिलती है, लेकिन जब सरकारें अदालत के आदेशों को नजरअंदाज करती है तो उन पर कौन कार्रवाई करता है। ये सवाल अब जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक तरफ लोग चाहते हैं कि अपराध खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ न्याय भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सख्ती के नाम पर कानून को दरकिनार किया जा सकता है या फिर हर हाल में न्यायिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। फिलहाल किशनगंज से उठी ये आवाज अब पूरे बिहार में गूंज रही है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा सियासत का बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अपराध की बात नहीं बल्कि न्याय और अधिकार की भी लड़ाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में एक तरफ मौलाना तौसीफ रजा केस को लेकर के गुस्सा है तो दूसरी तरफ इलाके की बुनियादी समस्याओं को लेकर भी राजनीति हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और कोचाधवन विधायक सरवर आलम ने जिलाधिकारी से मिलकर के एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है मौलाना तौसीफ रजा की संदिग्ध मौत। नेताओं ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग उठाई है और साफ कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में हुए एक अन्य हत्या मामले में को भी उठाया गया है और उसमें भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे कोचाधवन क्षेत्र की समस्याओं को भी जोरदार तरीके से रखा गया है। नेताओं ने जर्जर सड़कों, अधूरे पुल पुलियों, बिजली की खराब व्यवस्था और हर बारिश में होने वाले जल जमाव का मुद्दा उठाया है। खासतौर पर जल जमाव को लेकर के कहा गया है कि हर साल लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला
रहा है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों की हड़ताल के कारण रुके कामों को भी जल्द शुरू करने की मांग उठाई है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है और इसी के तहत वे लगातार प्रशासन से मिलकर के जनता की समस्याएं उठा रहे हैं। वहीं पर विधायक सरवर आलम ने मीडिया के सामने साफ कहा कि मौलाना तौसीफ रजा केस में जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पर किशनगंज जिलाधिकारी विशाल राज ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना है और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सवाल यही है कि क्या इन मांगों पर जमीन पर काम होगा, क्या लोगों को राहत मिलेगी? फिलहाल किशनगंज में मुद्दे भी गर्म है और राजनीति भी। अब नजर है प्रशासन की कार्रवाई पर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी बारिश ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी तो वहीं पर कुछ जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर दी है। जब सोमवार रात तक उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन जैसे ही आसमान में काले बादल छाए, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शुरुआत हल्की बूंदाबूंदी से हुई, लेकिन देखते ही देखते बारिश ने रौद्र रूप ले लिया। तेज हवा, गरजते बादल और तेज बारिश के बीच लोग इधर उधर भागते नजर आए। बाजारों में मौजूद लोग दुकानों में शरण लेने लगे तो फिर सड़क पर चल रहे राहगीरों को भी अचानक बारिश का सामना करना पड़ा। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूट करके गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही है कि किसी भी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बारिश के बाद शहर की सड़कों का हाल फिर से वही पुराना दिखा। जगह जगह पानी जमा हो गया और कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। इसका असर यातायात पर भी पड़ा। गाड़ियां धीमी हो गई और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो दूसरी तरफ जल जमाव ने एक बार फिर से सिस्टम की पोल खोल दी है। जो किसानों के लिए ये बारिश खुशखबरी लेकर के आई, क्योंकि इसे फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, यानी कि बारिश और बादलों का सिलसिला जारी रह सकता है। अब सवाल यही है कि क्या हर बारिश के साथ यही हाल रहेगा? फिलहाल किशनगंज में मौसम का मिजाज बदला है, राहत भी है और थोड़ी परेशानी भी, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार है एक बेहतर व्यवस्था का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत पर ठाकुरगंज विधायक जनाब गोपाल अग्रवाल खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने कहा कि अब जाकर के पश्चिम बंगाल में असली आजादी मिली है, यानी कि साफ है कि ये सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मैसेज माना जा रहा है। विधायक गोपाल अग्रवाल ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पुराने शासन पर भी निशाना साधा। पहले वामपंथ फिर टीएमसी दोनों पर आरोप लगाया कि इन सरकारों ने राज्य को पीछे ढकेल दिया है और अब जनता ने साफ फैसला दे दिया है कि हमें विकास चाहिए। विधायक गोपाल अग्रवाल का दावा है कि अब बीजेपी के नेतृत्व में बंगाल में एक नया दौर शुरू होगा, जहां पर विकास होगा, निवेश आएगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब केंद्र और फिर राज्य एक ही विचारधारा की सरकार होती है तो फिर विकास की रफ्तार तेज होती है। यानी कि एक तरफ से ये चुनाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसका असर बिहार खास करके सीमांचल में भी महसूस किया जा रहा है।